हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं सोशल साइंस सेक्शन का। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे 60 क्वेश्चंस सोशल साइंस के विद पैडागोजी, और ये होंगे आपके विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो वीडियो है वो है 31 दिसंबर 2021 का। इसके सभी सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, पैडागोजी और कंटेंट के। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। द हड़प्पन्स बिलोंग टू द, हड़प्पा के लोग किस युग से बिलोंग करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉन्ज एज। तो हड़प्पा के लोग कांस्य युग से रिलेटेड थे। कांस्य होता था, एक तरह से हम बात करें तो ये कॉपर और टीन को मिलाकर के बनाया जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। और बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं जिसको, कई नाम है इसके। और सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा का निर्माण किया जाता था। तो अगर बात करें इस युग की, जो मेन जो धातु थी, मेन जो मेटल था इस युग का, वो था कांसा। तो इसी वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और देखो, ये जो है एक तरह से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी थी, क्योंकि इस टाइम पर तांबे का यूज़ भी हो रहा था साथ ही साथ। तो तांबे का यूज़ इससे पहले से हो रहा था, और इस टाइम पर तांबे और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण भी किया जाता था। तो इस वजह से ही ये कांस्य युगीन कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो इसमें देखो, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो इतिहासकार हैं समय को सिर्फ घंटों, दिनों और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। समय उनके लिए क्या है, सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही दी हुई है, पहली गलत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इतिहासकारों के लिए समय का अर्थ केवल घंटों, दिनों या फिर वर्षों का जो बीता हुआ समय है वो नहीं है, बल्कि इसके बजाय विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो एक तरह से वो जैसे कि आम लोगों के लिए होता है कि जो समय है घंटों, दिनों और वर्षों में बीत जाना है, तो ये मतलब इतिहासकारों के लिए वैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो इतिहासकार हैं पूरी रिसर्च करते हैं हिस्ट्री पर, और जो इतिहास में कौन सी घटना कैसे हुई, तो उनके लिए सिर्फ घंटों या दिनों, वर्षों का समय नहीं होता है समय का मतलब। तो इनके लिए सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन या फिर आर्थिक परिवर्तन क्या रहे हैं हमारे पूरे टाइम पीरियड में। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करते हैं। यह अध्ययन को सुविधाजनक बनाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से विभाजित किया गया है बड़े बड़े खंडों में हिस्ट्री को, जिससे कि इससे आप अध्ययन कर पाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि मतलब जैसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि ये एंशिएंट पीरियड की है, या तो फिर मिडिवल पीरियड की है, या तो फिर मॉडर्न पीरियड की है। तो इस तरह से अलग अलग पीरियड्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनको क्या रहता है, सुविधा रहती है हिस्ट्री को पढ़ने की। अगर स्टार्टिंग से ही हमने एक ही इसको खंड में रखा होता तो क्या होता, तो पता नहीं चलता कि कौन से टाइम पीरियड की कौन सी घटना है। अभी इजीली आप बता सकते हैं किसी भी घटना को कि ये उस टाइम पीरियड की रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, मतलब लिखी गई थी किताब अल हिंद, ये नाम है किताब का, और राइटर का नाम पूछा है, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अल बिरूनी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, और हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये, एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री इसमें लिखी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। किताबुल हिंद के लेखक अल बिरूनी हैं, और इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। यानी कि जो इंडियन जो कल्चर्स वगैरह हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं बुक में। और किताबुल हिंद सहित उनकी अधिकांश रचनाएं अरबी में है, यानी कि ये अरेबिक में लिखी गई है ये बुक, अरेबिक लैंग्वेज में। अल बिरूनी ने दी गई पुस्तक किताब अल हिंद को 11वीं शताब्दी में लिखा था। तो ये बुक 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 11वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। तो इनको किसने भेजा था, महमूद गोरी ने इनको भेजा था भारत।
ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। अल-बरूनी जो है भौतिकी, खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक विज्ञान के बहुत जानकार थे और ये किताब भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखी गई है। उपमहाद्वीप हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं क्या है। तो उपमहाद्वीप बिल्कुल आज जैसे आप भारत देखते हो कि इतना हिस्सा, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है ड्राफ्ट के तौर पर, ये जो आप इतना हिस्सा देखते हो भारत का ये हिस्सा नहीं था, बल्कि बाकी ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। जो आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं आज, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था, क्योंकि पहले देखो कंट्रीज़ के अलग अलग नाम तो थे नहीं, तो इसको एक पूरे भाग को इसको सब कॉन्टिनेंट कह दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्थापत्य शैली का साझाकरण इसलिए था क्योंकि जो 18वीं और 8वीं जो शताब्दी थी, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, तो जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके बीच जो ये होता है ना आर्किटेक्चर की इमारत जो है वो किसी स्टाइल में बनी हुई है, उसका एक तरह से हम कहेंगे शेयरिंग थी। एक दूसरे का स्टाइल वो अपनाते थे आर्किटेक्चर में, किस तरह की इमारत बनी हुई है। जैसे कि जो मुगल आए थे वो गुंबद वगैरह बनाते थे, उनकी जो स्थापत्य कला की विशेषता वो थी, गुंबद वगैरह बनाते थे वो हर उसमें इमारत में। तो इसमें होता क्या था कि ये अदला बदली हो जाती थी एक तरह से शैलियों की इनकी। तो जो इंडिया के जो शासक थे वो भी फिर उसको देख करके वो गुंबद वगैरह बनवाने लगे, या फिर जो मुगल आर्किटेक्चर होता था उसमें इंडियन जो है आर्किटेक्चर की झलक मिलने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से शेयरिंग हो गई, साझाकरण हो गया। और ये क्यों था ये हमसे पूछा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 में क्या है कि बड़े साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाया, जैसे बड़े बड़े जो एम्पायर्स खड़े हुए और इनको एक साथ लाया विभिन्न क्षेत्रों को, जिसके परिणाम स्वरूप रूपों और शैलियों का परस्पर संस्करण हुआ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है मुगलों का, तो जैसे कि मुगल आए तो मुगलों का जो आर्किटेक्चर का जो हम कहेंगे स्टाइल था वो भारतीय जो शासक थे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया और मुगलों ने भारतीयों का अपनाना शुरू किया। तो इस तरह से क्या हुआ, शेयरिंग हो गई, आदान प्रदान हो गया एक तरह से जो आर्किटेक्चर था उसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आप देख सकते हैं इसके बारे में। निर्माण गतिविधि जो है पूरे क्षेत्रों में विचारों का काफ़ी आदान प्रदान था, एक क्षेत्र की परंपराओं को दूसरे द्वारा अपनाया गया था, वही सब बातें हैं जो कि मैंने अभी बताई। और देखो उस टाइम पर क्या था कि राजा जो है भगवान के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और धन का भी प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों और इमारतों का निर्माण करते थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते थे तो इन्हीं इमारतों को निशाना बनाते थे, क्योंकि इससे क्या है ना उनके धन पर, उनकी शक्ति पर, उस पर ही चोट लगती थी। तो वही है ना, हम किसी भी इंसान की या किसी भी शासक की वो चीज़ हम चुनते हैं जिससे उसको सबसे ज़्यादा लॉस होगा, तो वो मंदिरों को, इमारतों को चुनते थे इसके लिए जब वो आक्रमण करते थे तो इससे उनको भारी नुकसान पहुंचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें सही चुनना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, A, B are ट्रू। तो ए जो स्टेटमेंट है वो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। और देखो ये बात गलत नहीं थी, सही थी ये, कि आज अगर आप देखें तो 206 हड्डियां बताई जाती हैं, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बताया था 360 हड्डियां हैं। और ये ऐसा उन्होंने किसको जोड़ करके बताया था, उन्होंने दांतों, जोड़ों जो जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज जो होती है उसको गिन करके इस आंकड़े तक वो पहुँचे थे। तो इसको मिला करके होती हैं 360 हड्डियाँ। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही दी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस फॉर्म से रिलेटेड है ये, और एक तरफ डांस फॉर्म्स आपको दिखेंगी और एक तरफ स्टेट्स आपको दिखेंगे। कौन सी डांस फॉर्म किस स्टेट से जुड़ी हुई है, इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर्स आप कितने करते हैं सही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कमेंट कोई नहीं करता है। इस तरह के इजी क्वेश्चंस का तो आंसर आप कर ही सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, सेकंड में ए को हम मिलाएंगे तीसरे से। कथक जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथकली केरल से है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से हम मिला देंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले समुदायों का सही क्रम है। प्रारंभिक विद्रोह से हमें बताना है, प्रारंभिक से लास्ट तक का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोल, संथाल, बस्तर और वर्ली। यहाँ पर देखो इसकी
डिटेल्स देख लेते हैं कैसे इसका सीक्वेंस सही है। यहाँ पर ईयर इनका दिया हुआ है, ईयर मेंशन है तो आप पता लगा पाएंगे, क्योंकि हमसे स्टार्टिंग से बाद वाला पूछा था। तो कोल जो विद्रोह है ये हुआ था 1831 और 32 में, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, बस्तर हुआ था 1910 में, और वर्ली हुआ था 1945 और 47 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आदिवासियों के बारे में कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, A and B आर ट्रू। ए जो है, औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी प्रमुखों ने अपनी अधिकांश प्रशासनिक शक्तियाँ खो दी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ब्रिटिश काल में मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि ट्राइबल्स के जो काफ़ी सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश लोगों ने छीन लिए थे, ब्रिटिशर्स ने छीन लिए थे। वनों पर जो उनके अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए थे। और दूसरा है, आदिवासी मुखियाओं को गाँव के समूह पर अपनी ज़मीन का मालिकाना हक रखने की अनुमति थी। तो सिर्फ ये अनुमति थी उनको, बाकी काफ़ी सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। तो यहाँ पर सी जो है, जनजातीय प्रमुखों ने अपने लोगों के बीच अपने पारंपरिक अधिकार का आनंद लिया, ये गलत है। जो पारंपरिक जो अधिकार थे उनके, ट्रेडिशनल जो अथॉरिटीज़ उनके पास थी वो सभी ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। तो सी इसमें नहीं होगा और ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और सुधार से रिलेटेड, विमेन एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और सही चुनना है। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, A इज़ ट्रू बट B इज़ फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। अब देख लेते हैं क्यों ये सही है और गलत भी है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने ब्रिटिश शासन के दौरान सुधारकों को नए कानूनों को बढ़ावा देने में मदद की। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका हवाला देते थे जो सुधारक थे कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है प्राचीन ग्रंथों में। और जो दूसरा है ये है, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को त्याग दिया। तो त्यागा नहीं था बल्कि इसका सहारा लिया था जो रिफॉर्म्स थे उनको करने में, रिफॉर्म्स लाने में भारत में, जैसे सती प्रथा हुए या फिर बाल विवाह हुए। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग लोगों को विधवा जलाई जाती, जैसे सती प्रथा जो होती थी उसको कहा गया है। ये जाति व्यवस्था जो थी, बाल विवाह जो था, ऐसी जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, इनको समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए किया कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको ये करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरियार ने तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसने जाति व्यवस्था के लिए कई चुनौतियां खड़ी की। गैर ब्राह्मण होता है मतलब जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं उन लोगों से रिलेटेड आंदोलन जो था। तो पेरियार थे, ये एक पर्सन थे जो कि जिन्होंने कि तमिलनाडु में ये आंदोलन चलाया था और जाति व्यवस्था को लेकर ये आंदोलन था इनका। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। जो जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो आंदोलन था तो वो इनका एक तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, क्योंकि देखो जाति व्यवस्था जो है एक तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही चोट करती थी, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से कुछ लोगों को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो जो पेरियार है ना, पेरियार के रूप में प्रतिष्ठित इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, तो इनका ये पूरा नाम है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है ये और राजनीतिज्ञ भी थे ये, और जिन्होंने 1925 में अछूतों की गरिमा के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। क्योंकि पहले अनटचेबल कास्ट का मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा अनटचेबल जो कास्ट है उसको नीचा दिखाया जाता था और उनके बहुत से अधिकार थे जो उन्हें नहीं मिलते थे, और इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और लिंग और जाति असमानता के खिलाफ विद्रोह किया। तो कई सारी चीज़ें थी जिसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। जाति असमानता पर भी, लिंग पर भी, जो ये मेल फीमेल का जो भेद होता है, और जो ब्राह्मणवादी जो प्रभुत्व था, जो ब्राह्मणों का ज़्यादा दबदबा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। तो कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, जैसे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए गए। जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये 1927 में B.R. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था और ये निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति देने वाला आंदोलन था।
क्योंकि पहले दलित जो वर्ग के जो लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने की अनुमति नहीं थी, उनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत समझा जाता था। इसकी वजह से मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। उसकी वजह से B.R. अम्बेडकर ने ये आंदोलन शुरू किया था। वेद समाज ये केशव चंद्र सेन ने और के श्रीधरलू नायडू ने शुरू किया था 1864 में मद्रास में। तो इनकी लोकेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। और वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था, उसकी ही जो टीचिंग्स थी वो इसमें भी थी। और ओरे जाति अयस्क मैडम अयस्क देवम मनुष्यम, ये इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। ये नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिया था। देखो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने दिया है। और इनके बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब पिछली वीडियोज़ अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आप ये जानते होंगे। क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने जातीय असमानता की आलोचना की। ज्योतिराव फुले क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी बाय, किस तरह से उन्होंने जातीय असमानता की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, जाति इनइक्वालिटी जो थी, इसका हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। यह तर्क देते हुए कि आर्य विदेशी थे और जाति व्यवस्था शुरू करने के लिए स्थानीय आबादी को अपने अधीन कर लिया। तो बेसिकली इनका कहना था कि जो आर्य थे, यहाँ पर जो आर्य के नाम से जाने जाते थे वो विदेशी थे। तो जान लेते हैं डिटेल में। ज्योतिराव फुले ने निम्न जाति के नेताओं में ये सबसे मुखर थे और वह ब्राह्मणों द्वारा किए गए दावों के खिलाफ थे कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ थे, क्योंकि वे आर्य थे। देखो ब्राह्मण कहते थे कि हम आर्य हैं और हम बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं सबसे। तो उन्होंने कहा था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और विदेशी थे। ज्योतिराव फुले का कहना था कि आर्य जो हैं यहाँ के इंडिया के नहीं होकर के ये बाहर से आए थे, विदेशी थे ये। और फुले के अनुसार आर्यों ने देश में पहले से रहने वाली आबादी को हरा दिया, यानी कि आर्य आए बाहर से और यहाँ पर जो आबादी पहले से रह रही थी उसको हरा दिया और उन्हें हीन माना गया, जिसको हरा दिया गया। और आर्यों ने दूसरों को नीची जाति के लोगों के रूप में मानकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। इनका कहना है जो बाहर से लोग आए थे वो आर्य के नाम से जाने जाते थे और वो विदेशी थे, वो भारत के नहीं थे बल्कि विदेशी थे। और उन्होंने क्या किया, जो भारत में रहने वाली आबादी थी उसको हरा दिया और उसको निम्न जाति का बता दिया और खुद को सुपीरियर बना दिया। उन्होंने दावा किया कि वह स्वर्ण युग था जो आर्यों के आने से पहले मौजूद था। इनका कहना है कि आर्यों ने आकर के यहाँ पर मतलब काम खराब कर दिया, अपने आप को सुपीरियर बताया, यहाँ के लोगों को निम्न जाति का बता दिया। और उनके आने से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था एक तरह से, मतलब उनके आने से पहले काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर कोई निम्न जाति उच्च जाति नहीं थी। उनके आने के बाद ही ये सब सिस्टम शुरू हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस अभियान का आह्वान किया था? महात्मा गांधी कॉल फॉर विच कैंपेन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो देखो उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो एक तरह से अभियान छेड़ा था कि भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है, और उसके बाद जो अभियान ये छेड़ा था ये था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हो जाएगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो बहुत बड़े लेवल पर ये चला था एक तरह से, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चला था 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन। ये जो एक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से अब जानी जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि ब्रिटिश सैनिकों ने पंजाब के अमृतसर में यहाँ पर निहत्थे भारतीयों को, निहत्थे भारतीय थे, हथियार नहीं थे उनके पास और उन पर बड़ी भीड़ थी एक तरह से, और वहाँ पर गोलियाँ चला दी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इस आंदोलन के समर्थन में हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों को छोड़ दिया, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया और कॉलेजों को छोड़ दिया। और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास, आसिफ अली और कई जो वकील थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, वकालत छोड़ दी मतलब, और ब्रिटिश उपाधियों को आत्मसमर्पण कर दिया जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को दी हुई थी उपाधियाँ, जैसे सर वगैरह की उपाधि ये होती है ना, उपाधि दी हुई होती हैं, तो उनका आत्मसमर्पण कर दिया, उनको दे दी, वापस रखो अपनी उपाधि, हमें कुछ नहीं चाहिए। और विधायिका का भी बहिष्कार किया, लेजिस्लेचर का को बॉयकॉट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वर्तमान समय में किसी भी प्राधिकरण के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए मध्यम तरीकों का उपयोग करना पड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन करने का सही तरीका होगा? यानी कि आप शांति से काम करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्रेसिव होना चाह रहे हैं, मध्यम तरीका आप अपनाना चाह रहे हैं, मीडियम होता है ना, कुछ लोग शांति प्रिय होते हैं, कोई वॉर नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, तो उसके लिए कौन से तरीके आप अपना सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और सी। बी और सी में देखो दिया हुआ है क्या, प्रदर्शन और लेख लिखना।
बल प्रयोग तो नहीं करेंगे, वो तो वायलेंस में एक तरह से आ जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं लोग और अपनी बात मनवाने के लिए। और लेख लिख सकते हैं, राइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल छपते हैं अखबारों में, मैगजीन्स में, वो भी काफ़ी असर करते हैं, तो वो कर सकते हैं राइटिंग आर्टिकल्स। तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा क्योंकि इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज, देखो भाई अंग्रेज आए थे यहाँ पर और अंग्रेजी भी लाए थे साथ में। अब अंग्रेज तो चले गए लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलते रहे लोग, कि वो रीज़न हमसे पूछा है कि क्यों ऐसा हुआ। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा कि गैर हिंदू भाषी राज्यों से उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा की मांग की जा रही थी। देखो जो गैर हिंदू भाषी राज्य हैं इसमें आपके जो ईस्ट वाले स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं, पूर्वी जो राज्य हैं, और इसके अलावा जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे होंगे जो समझ भी पाते हैं। ऐसे ही पूर्वी भारत में भी आता है। तो जो हिंदी नहीं बोलते थे उनके द्वारा डिमांड की जा रही थी ऐसी लैंग्वेज जो कि वो भी समझ सके और दूसरे स्टेट्स के लोग भी समझ सके, यानी कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि हर कोई समझ सके। तो इसलिए भी एक तरह से हम कहेंगे अंग्रेजी को बढ़ावा मिला। और यहाँ पर अगर देखें तो अंग्रेजी के बाद भी भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहा क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी का कड़ा विरोध किया। दक्षिण भारतीय राज्यों ने तो विरोध किया ही किया, इसके अलावा हमारे पूर्वी राज्य भी देखें वहाँ पर भी हिंदी कम बोलने वाले ही लोग हैं और अन्य भाषाविद समूह भी थे, बहुत से और लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप से आते हैं, जो कि आप देखें बहुत तरह की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है हमारे देश में। तो उनकी भी यही मांग थी अपनी भाषा के लिए कि भाई हिंदी को अगर आप बनाते हैं मातृभाषा तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे, हम लोग तो इतनी जानते नहीं हैं हिंदी। तो एक तरह से आप तो थोप रहे हो हम पर। तो इसी वजह से देखो इंग्लिश जो है एक तरह से कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश को हर कोई बोल सकता है। इंग्लिश अगर चाहें तो जो हिंदी भाषी स्टेट के लोग हैं वो भी सीख लेते हैं, समझ सकते हैं। तो एक तरह से कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, तो इसीलिए वो जारी रही। और दूसरा ये भी रीज़न था कि अंग्रेज काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहे थे, इतने टाइम में काफ़ी प्रभाव उसका हो गया था इंग्लिश का, ये भी रीज़न हुआ। तो कई सारे रीज़न रहे हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़ें और सही कथन को चुनें। तो कथन ए और बी यहाँ पर दिए हैं, सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। सूर्य एक तारा है, ये बात बिल्कुल सही है। तारे जो होते हैं देखो दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, खुद भी प्रकाशित होते हैं, एक तरह से रोशनी उनकी खुद की होती है। तो सूर्य एक तारा है तो खुद को भी चमकाता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है, अपना प्रकाश और गर्मी इनकी होती है। तो पृथ्वी सूर्य से गर्मी लेती है। और बी है रात्रि के आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारे सूर्य के समान हैं, तो बात बिल्कुल सही है। अब वो क्योंकि ज़्यादा दूर हैं हमसे तो इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं उतना बड़ा, जितना बड़ा सूरज हमें दिखाई देता है, तो वो दूरी के कारण छोटे दिखाई देते हैं, नहीं तो सूरज के समान और भी बहुत से तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इस्थमस। इस्थमस होता है स्थल संधि। स्थल संधि होता है ज़मीन का एक ऐसा पार्ट जो कि एकदम पतली सी पट्टी होती है और ज़मीन ही जुड़ी होती है उससे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, यही भाग हमसे पूछा है कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक पतली सी पट्टी है ज़मीन की जिसको कि हम क्या कहते हैं स्थल संधि बोलते हैं। जमीन वाला जो हिस्सा जोड़ने वाला भाग होता है उसको कहते हैं स्थल संधि। तो ये स्थल का एक संकरा भाग होता है, यानी पतली सी एक पट्टी होती है जो कि स्थल के दो बड़े भागों को जोड़ती है। अब ये स्थल ही तो है, ज़मीन के भाग है ना, ये उत्तरी अमेरिका ज़मीन है देख पूरी और ये भी ज़मीन है पूरी, तो इन दोनों भागों को जो जोड़ रही है संधि उसको हम कहते हैं स्थल संधि। तो स्थल संधि हो गया। एक होती है जल संधि। अब जो जल की राशि छोटी सी जो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है उसको कहते हैं जल संधि। जो बड़े स्थल के भागों को ज़मीन के भागों को जोड़ती है वो स्थल संधि कहलाती है, जो जल के बड़े भागों को जोड़ती है वो जल संधि कहलाती है। जैसे कि आप देखें भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये जल संधि है और ये दो समुद्रों को जोड़ती है, दो बड़े समुद्रों को, यहाँ पर एक ये है और एक ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगी जल संधि और ये हो जाएगी स्थल संधि। तो इनके बारे में पूछा जाता है, बेसिकली कंट्रीज़ को का नाम दे करके पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे सूचीबद्ध विशेषताओं ए बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान करें। कौन सा ये वन का प्रकार है जिसके बारे में ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पहचानेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। तो
ये एक तरह से पतझड़ वन भी इनको कहते हैं, पर्णपाती वन भी इनको कहते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इन वनों को कहते हैं मानसूनी वन भी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इन वनों की बात करें तो इसमें पेड़ शामिल होते हैं साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। ये जो जिन स्टेट्स में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर ये वन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं। देखो, ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं और भारत के बड़े हिस्से में मिलते हैं ये, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी मिलते हैं। सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं, इसी वजह से ये पतझड़ी वन भी कहलाते हैं। इन वनों में जो पाए जाते हैं, एक तरह से हार्ड लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं और साल, सागौन, नीम और शीशम इसके मुख्य पेड़ हैं। और एक तरह से जो इनकी लकड़ी है वो यूज़ होती है यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए, काफ़ी उपयोगी होते हैं, इसलिए कॉस्टली होती है लकड़ी इनकी। और ये सभी जानवर इसमें पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, और इन सभी स्टेट्स में ये वन आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक में भिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार और मोटाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है? तो प्राकृतिक वनस्पति का एक तरह से जो डिफरेंस होता है, जो वैरायटी होती है उसकी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 3, A, B और C। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखें, तापमान और नमी, तापमान और नमी जो है प्रभावित करते हैं वनस्पति का प्रकार कैसा रहेगा। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, देखो इन्हें कोई मनुष्य नहीं लगाता है, इन वनस्पतियों को, ये खुद से उगती हैं, नेचुरल होती हैं, ये खुद से ही उग जाती हैं, कोई आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसीलिए इसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और ये जो है इसकी वैरायटीज़ जो है डिपेंड करती हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर मॉइस्चर कितना है। अगर आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखोगे जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और जहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पर आप पाएंगे सदाबहार वन। जहाँ पर मीडियम बारिश होती है वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, घास के बड़े बड़े मैदान मिलेंगे, बहुत एरिया में फैले हुए। और जहाँ पर बिल्कुल मॉइस्चर होता ही नहीं है, नमी नहीं होती और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और बारिश भी नहीं पड़ती, तो वहाँ पर आप पाएंगे झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, जैसे कि रेगिस्तान होता है। तो टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है वो जो है काफ़ी प्रभावित करता है नेचुरल वेजिटेशन को। अक्षांश और ऊंचाई भी प्रभावित करते हैं। कैसे? तो जैसे कि इक्वेटर पे आप देखें तो इक्वेटर पे वही है, लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, भूमध्य रेखा है ये, और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा पड़ती है और नीचे मकर रेखा पड़ती है। इसके बीच का जो पार्ट है ये होता है उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से वनस्पति जो है यहाँ पर सदाबहार वनस्पति मिलती है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये भी प्रभावित करते हैं वनस्पति को। मिट्टी का ढलान और मोटाई कैसी है, तो ये भी प्रभावित करता है वनस्पति को। आपने सुना भी होगा कि काली मिट्टी में कपास अच्छी होती है, तो मिट्टी के हिसाब से फसल भी होती है। और ये तो खैर हम फसल बोते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जो होती है, नेचुरल जो वेजिटेशन होती है वो अपने आप ही उगती है, तो वो भी इसके अकॉर्डिंग जो है मिट्टी की ढलान कैसी है, मोटाई कैसी है। आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। आपको कश्मीर में चले जाओ अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, अलग तरह की वनस्पति मिलेगी। लेकिन आप अगर साउथ में चले जाओ गर्मी वाले इलाके में, तो वहाँ पर आपको अलग तरह की वनस्पति मिलेगी। यहाँ पर अगर वनस्पति की बात करें, जो नेचुरल वेजिटेशन है खुद से ही जो हो जाती है, और तो ये वन की बात करें तो ये 6 तरह के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो वर्षा वन भी कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मानसूनी वन भी कहलाते हैं, समशीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, और भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। शंकुधारी होते हैं ठंडे इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन वैली और वोस्जेस पर्वत इसके उदाहरण हैं। राइन वैली और वोस्जेस पर्वत किसके उदाहरण हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है ये पर्वत, और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं क्या होते हैं? भ्रंशोत पर्वत इनको कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो ये जब कोई बड़ा एरिया टूट जाता है या तो फिर वो दब जाता है, नीचे धंस जाता है, जब इस तरह के पर्वत बनते हैं। तो ये एक तरह से वैसे पर्वत नहीं है जैसे हिमालय पर्वत हो गया, इस तरह से पर्वत बन गया। ये तो होता है जैसे ज़मीन का एक हिस्सा जो है नीचे धंस गया, अब दूसरा वाला जो हिस्सा है ये उभरा हुआ है। अब ये जो उभरा हुआ हिस्सा है यही हो जाता है क्या? माउंटेन कहलाता है ये। तो जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ये तो हमारा कहलाता है क्या? होस्ट कहलाता है। और जो धंसा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, ये धंसा हुआ हिस्सा कहलाता है ग्राबेन, जो कि नीचे धंसा हुआ हिस्सा है।
तो इनका हिस्सा भी पूछ लिया जाता है कि उभरा हुआ जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं। उसको कहते हैं उत्तखंड हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं होस्ट, और इंग्लिश में जो नीचे धंसा हुआ होता है उसको कहते हैं भ्रंश या फिर ग्राबेन। ध्यान रखेंगे। और उदाहरण इसके हैं राइन घाटी और वोर्जेस पर्वत जो हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। निम्न में से कौन मरुस्थल का उदाहरण है? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा लद्दाख, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, और ये मरुस्थल क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है और यहाँ पर इलाका काफ़ी ठंडा रहता है, तो ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो इसके बारे में अगर और हम जानें तो ये कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इंडिया का मैप अगर आप देखें सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये मिलता है, और ये जो है काराकोरम और जास्कर पर्वतों के बीच बसा हुआ है। पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूरी श्रृंखला है पर्वतों की, तो इन दोनों के बीच में ये है बसा हुआ लद्दाख। और सिंधु नदी जो है लद्दाख से ही होकर बहती है। लद्दाख में कई ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे कि मुख्य जो ग्लेशियर है यहाँ पर गंगरी ग्लेशियर है, और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है तो ठंड भी काफ़ी पड़ती है। लेकिन ठंडा है इसका मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान नहीं होगा, जब बारिश नहीं पड़ती तो इसलिए रेगिस्तान है। तो यहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र है। वर्षा छाया क्षेत्र होता है जहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, तो वर्षा छाया क्षेत्र वो कहलाता है। जैसे कि एक साउथ में भी वर्षा छाया क्षेत्र है, तो हर साल 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर या फिर उससे कम। और इसमें ठंडी हवाएं और तेज़ धूप का अनुभव होता है। ठंडी हवाएं भी चलती हैं और तेज़ धूप भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के तापमान में कम अंतर के कारण की व्याख्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कोज फॉर लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी। यहाँ पर बात हो रही है लेस वेरिएशन, यानी कि गर्म और ठंडे का जो अंतर होता है। जैसे कि कहते हैं ना, रात में ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, दिन में ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उसमें जो अंतर है वो टेम्परेचर में उसके कम मिलता है। वो क्यों मिलता है, उसका कारण अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओनली सी इज़ करेक्ट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है और इसमें से सिर्फ सी जो है वो सही है। देखो, समुद्र के तापमान में अंतर क्यों मिलता है, यानी कि जो गर्म और ठंडे का जो अंतर होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि रात में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा पानी समुद्र का, या फिर दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जिसका रीज़न ये रहता है कि समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनको मध्यम टेम्परेचर मिलता है, यानी ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपने सुना भी होगा कि समुद्र के पास अगर रहते हैं तो मतलब मीडियम टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। उसका रीज़न क्या है कि समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जैसे रेगिस्तान होता है ना, जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कि सहने लायक भी नहीं टेम्परेचर रहता वहाँ पर, और जैसे ही रेगिस्तान में रात होती है तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाता है, एकदम से गिर जाता है, क्योंकि रेत जो है वो बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है। इसके मुकाबले जो समुद्र का पानी होता है वो गर्म जो है वो धीरे धीरे होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है दिन में तो धीरे धीरे गर्म होता है। वो रेगिस्तान के मुकाबले एकदम से गर्म नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। और जब रात में सूरज ढल जाता है तो ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है समुद्र के आसपास का वो थोड़ा सा मीडियम रहता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगी, तो थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो एक परत के बारे में ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो परत है ये लगभग जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल वगैरह या फिर बारिश वगैरह, तो उससे ये लगभग फ्री है, मतलब इसमें कोई ऐसी घटना नहीं होती है, और इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। और जब क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो उड़ाए जाते हैं, उसके लिए यह आदर्श मानी जाती है। तो समताप मंडल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि जो हमारी जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसका जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं उसकी। तो लेयर्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। तो ये कुछ इस तरह से हैं पृथ्वी पर, इस तरह से इनका सीक्वेंस है। और इनको अगर हम देखें डिटेल में, हम समताप मंडल और शोभ मंडल को डिटेल में देखेंगे
तो क्षोभमंडल जो है सबसे पहली परत होती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर हमने बना लिया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो पहली लेयर होगी वो क्षोभमंडल की है। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है क्या, क्षोभमंडल। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यही मौजूद है, यानी कि हम इस वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इस वाली परत के अंदर हम रहते हैं। और समतापमंडल जो है, नहीं पहले इसे देख लेते हैं कि जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसी में होती हैं, क्षोभमंडल में ही होती हैं ये मौसमी घटनाएं। जैसे बारिश होती है, कोहरा होता है, या फिर ओले जो पड़ते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। समतापमंडल पर आते हैं, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। तो समतापमंडल जो है क्षोभमंडल के ऊपर वाली परत को कहते हैं। सेकंड नंबर की ये लेयर होती है, ये यहाँ पर पड़ती है इस तरह से कुछ, और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है ये वाली लेयर। और मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। और यहाँ पर जो है एक ओजोन गैस की परत भी है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इसके लेयर के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एयर प्रेशर से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको चुनना है कौन सी सही है। सही ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि यदि वायुमंडल में वायु और वायु दाब ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो बात बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी पर जो दशाएं हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु दाब है या फिर वायु है ये हमें जो लाइफ के लिए दशाएं प्रदान करती है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है जीवित रह पाता है। अगर वायु दाब ना हो, वायुमंडल ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, जो हमारी बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दूसरा है वायु हमारे शरीर पर दबाव, बहुत ज़ोर से दबाव डालती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी विपरीत दबाव डालता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। देखो सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों जीवन है, ये इसी की वजह से जीवन है क्योंकि यहाँ पर वायु दाब वगैरह जो है वो पाया जाता है, जो कि किसी और प्लैनेट पे नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर कई सारी ऐसी दशाएं हैं इसके अलावा भी, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो है परिवहन के साधनों पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको सही इसमें चुनना है। अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी जो हैं वो सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो ए, बी और डी सही हैं। सड़क मार्ग विशेष रूप से कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, बिल्कुल बात सही है। आपको अगर 1 किलोमीटर दूर भी जाना है, आधा किलोमीटर दूर भी जाना है, तो आप कोई ऑटो लेते हैं या फिर कोई बस लेते हैं, या फिर आप किसी साइकिल से जाएंगे या फिर बाइक से जाएंगे। लेकिन हम किसका यूज़ करते हैं, सड़क का तो फिर भी यूज़ करते ही है ना। तो सड़क मार्ग का हम यूज़ करते हैं कम दूरी के लिए, और सबसे सुविधाजनक भी ये रहता है। लंबी दूरी तक और भारी सामान ले जाने के लिए जल मार्ग जो है सबसे सस्ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो अगर हमें भारी सामान ले जाना है, जैसे मान लो किसी दूसरे देश को अगर कोई चीज़ हमें पहुंचानी है, तो वो हम जल मार्ग से ज़्यादातर हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और दूसरे देशों से भी अगर कुछ आता है, इंपोर्ट हम करते हैं, तो वो भी जल मार्ग से ही होता है, तो सस्ता पड़ता है। क्योंकि हम काफ़ी सारे सामान जो है वो एरोप्लेन से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जो सवारियाँ हैं वो ट्रैवल करती हैं, उनका सामान भी मुश्किल से जा पाता है। तो ये जो जल मार्ग है ये सबसे सस्ता भी पड़ता है, और भारी सामान भी हम इसके थ्रू ले जा सकते हैं। तो दूसरी भी सही है। डी जो है सबसे दूरस्थ और दूर के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग सबसे महंगा और एकमात्र साधन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम मान लो हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के लिए देखो बहुत दूर पड़ता है, तो अब ट्रेन से तो जा नहीं सकते हम, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हवाई मार्ग सबसे सस्ता भी है और एकमात्र ही है। एकमात्र कहने का मतलब होता है कि कोई और साधन नहीं है, ना हम ट्रेन से जा सकते हैं ना हम बस से जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो समुद्र का रास्ता कैसे तय करेंगे, या फिर कोई ऊंचे नीचे पहाड़ आएंगे तो उनका रास्ता कैसे तय करेंगे, हमें ये थोड़ी ना पता है कि क्या क्या चीज़ें बीच में पड़ेंगी। तो हवाई मार्ग से ही वहाँ पर एकमात्र रास्ता पड़ता है जो कि हम जा सकते हैं, और महंगा भी होता है। ये बिल्कुल बात सही है। सी है जो कि गलत है। वो क्यों गलत है कि अगम्य और दुर्गम इलाकों तक पहुँचने में रेलवे बहुत उपयोगी है। तो ये बात गलत है। अगम्य मतलब जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, या फिर डिफ़िकल्ट जो है रास्ता है। मान लो पहाड़ों की बात करें, अब पहाड़ों पे क्या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ट्रेन चल जाएगी, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते रेलवे से। तो रेलवे लाइन भी एक लिमिट तक ही बिछाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट हम कर सकते हैं, रेलवे लाइन वहाँ पर बिछ जाएगी और वहीं पर रेल चलेगी। तो बिना रेलवे लाइन के तो चलेगी नहीं। तो रेलवे लाइन भी थोड़ी सी सुविधाजनक जगह पर ही बनाई जाती है।
इसी वजह से यहाँ पर सी स्टेटमेंट अलग हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रासंगिक माना जा सकता है। मान लो माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोग बस जाते हैं, उसके बारे में अगर टीचर पढ़ाना चाहती है तो इनमें से क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या जो हम स्टेटमेंट्स हैं इसमें से ले सकते हैं, कौन सा टॉपिक हम उठा सकते हैं जिससे हम प्रवास को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सभी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि काम के अवसरों की उपलब्धता, इसके आधार पर भी हम प्रवास को समझा सकते हैं कि भाई देखो, जैसे आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर अगर काम के कम अवसर हैं, अगर शहरों में आपको काम के अवसर मिलते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि शहर में जाकर के बस जाएंगे, तो उसकी वजह से माइग्रेशन होता है। जीवन स्तर में सुधार के लिए कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि मान लो गाँव में वो स्टैंडर्ड नहीं है अगर लिविंग का, वो सब सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, शहर में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, भाई देखो रेलवे भी अवेलेबल है, और मतलब जो ट्रेन की सुविधा है वो मिल जाती है, वहीं पर मेट्रो की सुविधा मिल जाती है शहरों में। तो अगर आप जो है जीवन स्तर में सुधार चाहते हैं उसके लिए भी आप माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो माइग्रेट आप जीवन स्तर में सुधार के लिए भी कर लेते हैं कि भाई वहाँ पे आपको बड़ी सिटी में अच्छे स्कूल भी मिलेंगे और अच्छे अस्पताल भी मिलेंगे। तीसरा होता है विवाह, मैरिज भी होती है माइग्रेशन का कारण। आप ये देख लो, एक लड़की अगर दूसरे स्टेट में अगर शादी करती है या फिर दूसरी कंट्री के किसी लड़के से शादी करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर उसको रहना पड़ेगा जहाँ पर वो लड़का रहता होगा। कुछ लड़के भी इस तरह से कर लेते हैं, तो ज़्यादा रेशो लड़कियों का देखा जाता है जो माइग्रेट कर जाती हैं तो शादी की वजह से। और शादी की वजह से तो ज़्यादातर माइग्रेट होते ही हैं, क्योंकि अपना शहर तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग स्टेट भी छोड़ देते हैं, कुछ देश भी छोड़ते हैं। तो विवाह भी इस पर एक कारण माना जाता है। तो इन टॉपिक को हम ले सकते हैं जब हम माइग्रेशन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यानी कि 3 जो केंद्र हैं वो तो सही हैं, यहाँ पर इस्पात उत्पादन केंद्र हैं, लेकिन एक जगह जो है वहाँ पर इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है, वो हमें चुनना है कौन सा है वो, जहाँ पर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है, बाकी सभी जगह पर हैं, बाकी सभी जगह पर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओड 1। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इस्पात उत्पादन केंद्र हैं वो ले लिए हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा तो मेन क्या है, मेन आपसे क्या पूछा गया, इसमें स्टेट पूछा गया और शहर भी दिखाया गया आपको। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पर आपको शहर और स्टेट मिल जाएंगे जहाँ पर ये इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। जमशेदपुर झारखंड में है इस्पात उत्पादन केंद्र, भद्रावती कर्नाटका में है, एक वो भी है जो ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटका में विजयनगर भी है एक इस्पात उत्पादन केंद्र, और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में है, चंद्रापुर महाराष्ट्र में है, आसनसोल में है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, हॉस्पेट बेलरी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में 4 जगह हैं, और विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। और ये यहाँ पर इनके नाम भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके नाम भी देख सकते हैं, लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें मेरे हिसाब से नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में है, कौन से में नहीं है। तो आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम उत्पादन से, और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं उससे रिलेटेड, और आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर चुनना है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and B आर फॉल्स। अब देखो इसमें तो दोनों गलत ही स्टेटमेंट दे दी, और अगर आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो आप भी अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे तो पहचान पाएंगे। देखो हिंदी में तो पहचानना ईजी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सेरिकल्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि सेरिकल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेरिकल्चर है वो फिश के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट गलत है। रेशम उत्पादन यहाँ पर जो हिंदी में दिया है इससे तो कोई भी पहचान लेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि नाम थोड़े से हो जाते हैं ना सिमिलर, कल्चर, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रेशम उत्पादन है तो ऑब्वियस सी बात है रेशम से ही जुड़ा होगा, रेशम के कीड़ों से जुड़ा होगा। तो रेशम उत्पादन विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन है, तो ये गलत है। मछली का प्रजनन नहीं बल्कि रेशम के कीड़ों का प्रजनन है ये। और बी जो है मछली पालन रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन है, तो एक तरह से ये रिवर्स कर दिया है।
रेशम के कीड़ों का हो जाता ये रेशम उत्पादन, और ये हो जाता मछली पालन यानी पिसीकल्चर, जो मछली का प्रजनन करते हैं। तो एक तरह से रिवर्स कर दिया है दोनों को। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेशम उत्पादन जो होता है, एक तरह से रेशम की खेती हम कहते हैं इसको। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती होती है। ये रेशम के कीड़ों को मतलब पाला जाता है एक तरह से। हालांकि रेशम कीटों की कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जानी जाती है वो है बॉम्बेक्स मोरी, और ये व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गहन अध्ययन रेशम कीट है। तो मतलब ऐसा होता है ना, हर किसी चीज़ में एक अच्छी प्रजाति होती है। जैसे मैंगो में ही देख लो, मैंगो में कुछ फेमस प्रजातियां हैं, जैसे चौसा हुआ, लंगड़ा हुआ, या फिर दशहरी हुआ, इस तरह से कुछ फेमस प्रजातियां होती है, वैसे इसमें भी है। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल में हुआ था। तो चीन में इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली रेशम के उत्पादन की। तो यहाँ पर देखो, मैंने पिक्चर ले लिया थोड़ा सा समझने के लिए। ये है रेशम का कीड़ा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रेशम का कीड़ा हो, और इस तरह से कुछ रेशम ये तैयार करता है। और देखो, इनको पाला जाता है। ये लाइन से आपको दिख जाएंगे कुछ, इनके लिए कुछ बेल वगैरह लगाई जाती हैं, जिस पर ये इनका खाना पीना होता रहता है, और ये इस तरह से कुछ बनाते हैं रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र की भेड़ें पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं? ये हो जाएगा इसमें लद्दाख। तो जो हमने विविधता वाला चैप्टर पढ़ा था पॉलिटी में, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और देखो, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी है, मिसप्रिंट इन्होंने कर दिया है। ये भेड़ नहीं है बल्कि बकरी होती है। ये भेड़ नहीं है, इन्होंने खुद भी गलती कर दी है। ये भेड़ नहीं, बकरी है, जिनसे कि पश्मीना ऊन मिलती है। तो टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो ये हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ये एनसीईआरटी से ही कंटेंट उठाया है, तो कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। तो लद्दाख में लोग भेड़ और बकरी रखते हैं। आप पालते हैं भेड़ भी, लेकिन जो पश्मीना ऊन मिलती है वो बकरी से मिलती है। तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, जो बहुत महंगी होती है। और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। तो यहाँ के लोगों की बात करें तो दूध से बने पदार्थ खाते हैं, और हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। मतलब ये इनका मेन है पशुपालन का काम, जो 2-3 पशु ये पालते हैं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ इसकी, बकरी की। तो ये है, देखो, आप देखो शक्ल से पहचान लोगे, ये बकरी ही है। बकरी है ना, तो बकरी है। और इसके और भी नाम है, कश्मीरी गोट भी इसको कहते हैं, पश्मीना गोट कहेंगे इसको, कश्मीरी गोट भी कहते हैं, और चंगथंगी गोट भी इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बुनाई हो रही है शॉल की यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें भेड़ और बकरी में होता है। तो बकरी होती है ये, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हमें भेड़ से ऊन मिलती है, तो इसी वजह से कन्फ्यूजन में होते हैं कुछ लोग कि पश्मीना ऊन जो मिलेगी वो भी एक भेड़ से मिलेगी। तो बकरी लोग नहीं ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे बकरी से मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे को बधाई देने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं उनके जो बधाई देने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वैसे तो कहेंगे, यहाँ पर ग्रीट करने का पूछा है हमसे, ग्रीट करना, जैसे आप करते हैं ना नमस्ते, उसको अभिवादन कहते हैं, ग्रीट करना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी में बधाई देना कह दिया है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यह पूछा है कि ये एक निशान है, किस चीज़ का, ये एक मार्क है, किस चीज़ का सिंबल है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, विविधता। अगर देखो हर किसी के अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये ग्रीटिंग की हम बात करें, या फिर हम त्यौहार मनाने के तरीक़ों की बात करें, या फिर हम खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों की बात करें, अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की बात करें, या फिर अलग कल्चर की बात करें, तो ये जुड़ा हुआ है विविधता से। सिर्फ ग्रीटिंग्स की ही बात नहीं कर रहे, हम हर चीज़ की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में वो अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन का हो सकता है। तो ये सभी क्या है, विविधता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं राज्यपाल से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, आपको सही इस पर चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 1, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। ए क्या है कि राज्य जो है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र का मुखिया होता है, पूरे देश का मुखिया होता है, वैसे ही राज्य का जो मुखिया होता है राज्यपाल होता है। बिल्कुल बात सही है।
कथन बी जो है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विशेष राज्य संविधान के अनुसार काम करता है। तो ये बात गलत है, कथन बी जो है यहाँ पर हो जाएगा गलत। प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उपजाऊ जमीन है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हालांकि बेमौसम बारिश से खेतों में पानी भर गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को राहत मिली है कि उनके पास अगले कुछ महीनों के लिए अनाज है। सबसे अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित के परिवार से संबंधित है। तो मैंने पॉलिटी में आपको ये टॉपिक अच्छे से कराया है, जहाँ पर मैंने बताया था कि छोटे किसान कौन से होते हैं, बड़े किसान कौन से होते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं या फिर खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हैं बड़े किसान। बड़े किसान क्यों हैं? आप जमीन, तो इनके पास 15 एकड़ उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ का मतलब है कि वहाँ पर खेती होती है। तो अब इन्होंने देखो कर्ज भी लिया था, तो और इनकी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो इससे इन पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से इन पर ज़्यादा कोई कर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये छोटे किसान होते और 2 एकड़ ज़मीन के मालिक होते तो यहाँ पर इनके कर्ज में डूबे रहने की संभावना ज़्यादा होती। तो यहाँ पर इनके पास थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। अगर इनकी फसल भी बर्बाद हो जाती है तो ये ज़्यादा प्रभावित उससे नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। ये फिर उससे सर्वाइव कर पाएंगे अगर ये बड़े किसान हैं, इनकी ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास और भी काम रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन से ही गुजारा चलता है, और ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है तो ज़मीन से उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में हो जाता है। तो ये हैं बड़े किसान। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चैप्टर को, तो मेरे पॉलिटी की क्लासेस देख लें, उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर बात करें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की, तो इसके लिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें एक तरह से हम बात करेंगे कि जो पिता की संपत्ति है, इसमें बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ बेटों को मिलता था, लेकिन अब बेटे और बेटी दोनों को ही इसमें हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ पत्नी को भी इसमें हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में, तो 2nd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों की सहकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वीवर्स कॉर्पोरेटिव के बारे में हमें स्टेटमेंट बताना है, कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। तो इन चारों स्टेटमेंट में से अगर हम करेक्ट चुने तो ये 4th ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए और डी। तो यहाँ पर ए और डी की बात करें तो देखो, बुनकर जो कॉर्पोरेटिव्स होती हैं, ये वीवर्स कॉर्पोरेटिव्स जो होती हैं, ये व्यापारियों पर निर्भरता कम करती हैं और बुनकरों के लिए उच्च आय लाने में मदद करती हैं। जो बुनकरों को कम पैसा मिल पाता है अगर ये किसी व्यापारी को कपड़ा बेचते हैं, तो ये चीज़ ये कम करती हैं। तो वीवर्स कॉर्पोरेटिव्स जो हैं एक तरह से मदद करती हैं बुनकरों को उचित प्राइस दिलाने में, मतलब हायर इनकम दिलाने में, जो कि उनको व्यापारियों से मिलती थी। व्यापारियों से उनको कम पैसा मिलता था, जिसमें इनकी मेहनत भी वसूल नहीं हो पाती थी। और डी है, इसमें सहकारी समितियां विक्रय में शामिल हैं। जो ये सहकारी समिति होती हैं, ये बेचने का काम भी करती है। जो मटेरियल होता है, कपड़े जो होते हैं जो बुने जाते हैं बुनकरों के द्वारा, इसको ये बेचने का काम भी करती हैं। तो ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी यहाँ से हट जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखें, बुनकर सहकारी संस्थाएं एक तरह से वो होती हैं कि जो एक ही तरह के लाभ वाले लोग हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि उनको उसी से रिलेटेड काम करना होता है। और इसमें अगर हम बात करें बुनकरों को क्या लाभ होता है इन सहकारी समितियों का, बुनकर होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं धागे से, तो ये क्या होता है कि वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं, सूत व्यापारी से सूत ले लेते हैं ये, और इसे बुनकरों के बीच बांट देते हैं। ये सहकारी समितियाँ जो होती हैं, और सहकारी संस्था विक्रय का काम भी करती है। फिर ये बुनकरों से उचित दाम दे करके कपड़ा खरीदती हैं और उस कपड़े को बेचने का काम भी करती हैं। तो व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। जो ज़्यादा कमीशन इसमें लेता था, मतलब कि बुनकरों को उतना फ़ायदा इसमें नहीं मिलता था, तो बुनकरों को इसमें कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और कई बार सरकार भी इन समितियों से, कॉर्पोरेटिव से कपड़ा ले लेती है, क्योंकि सरकार को बड़ी बड़ी जो योजनाएँ हैं उनके लिए कपड़ा चाहिए होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिफॉर्म योजना आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो उसमें फ्री में यूनिफॉर्म दी जाती है। तो ये इसी तरह की जो कॉर्पोरेटिव्स होती हैं
उनसे ये कपड़ा लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और स्कूल में फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक लोकतांत्रिक देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4, 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, मतलब उसका जो कास्ट है, धर्म है, उसका कुछ भी हो, और चाहे उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कम कमाता हो, ज़्यादा कमाता हो, तो कुछ भी बैकग्राउंड हो उसका, उससे मतलब नहीं है। अगर वो 18 साल का है या फिर 18 साल से ऊपर का है तो उसको मतदान का अधिकार है, या तो फिर वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग का। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी पहले जो कि अब बदल चुकी हैं, तो अब सभी को वोटिंग का राइट है 18 साल या फिर उससे ऊपर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए कुछ विषयों को चुनने के लिए सामाजिक बनाया जाता है, इसीलिए नहीं कि उनमें इसके लिए योग्यता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ सब्जेक्ट चुनने के लिए उनको कहा जाता है फैमिली के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू। तो मतलब ज़्यादातर तो फैमिली का ही प्रेशर रहता है कि जैसे लड़के हैं तो उनको साइंस साइड लेनी है, लड़कियां हैं तो उनको आर्ट साइड लेनी है, इस तरह का दबाव एक तरह से बनाया जाता है। और बल्कि इसलिए ये करा जाता है कि वे आंतरिक हैं और विशिष्ट अनुशासन का चयन करने के लिए हैं, यानी कि लड़कियों के आधार पर अलग से सब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं कि लड़कियां हैं तो इस फील्ड में जाएंगी, लड़कियां हैं तो टीचिंग के फील्ड में जाएंगी, या तो फिर जो लड़कियों के लिए फील्ड्स बने हैं उनमें जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कोई ऐसा फील्ड चुनेंगे जो कि बॉयज़ के लिए है। तो ऐसा किया जाता है और उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है कि आपको ये चुनना है। तो इसे किस रूप में देखा जा सकता है, यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको देखा जाता है स्टीरियोटाइप के रूप में, रूढ़िबद्धता है ये, जो कि हमने एक तरह से उनको लड़के और लड़कियों को एक तरह से एक उसमें बांध दिया है, उसमें कहेंगे हम एक रास्ता उनके लिए तय कर दिया है कि अब इनको इसी रास्ते पर चलना है, लड़के हैं तो ये काम करना है और लड़कियां हैं तो ये काम करना है। तो इसको जेंडर से भी जोड़ करके देखा जाता है, एक तरह से जेंडर रूढ़िबद्धता भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूढ़िबद्धता दिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार विधेयक में निम्नलिखित बाल अधिकार पढ़ें। तो बाल अधिकार के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों के पूरक हैं, यानी कि इसे पूरा करते हैं। ये वाले आर्टिकल्स ऑप्शंस में दिए हैं यहाँ पर, और स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है और इसका आंसर करना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये इनको पूरा करते हैं, ये वाले आर्टिकल्स, आर्टिकल 21 और 19। यहाँ पर देखो दिया है, मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सभी का दायित्व है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर जो एजुकेशन का अधिकार है वो कई आर्टिकल्स हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं और ये इससे भी कनेक्टेड हैं, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा है, मुझे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हर किसी की जिम्मेदारी है वह दूसरों की बात सुने। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अभिव्यक्ति या फिर वाक स्वतंत्रता की, जो कि आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये इनको पूरे करते हैं, ये वाले अधिकारों को। तो यहाँ पर देखो मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये जो आर्टिकल्स इसमें ऑप्शंस में दिए हैं और ये जो यहाँ पर दिए हैं इन दोनों को ही ले लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में दिया है राज्य की परिभाषा। अब आप कहेंगे राज्य का उससे क्या लेना देना, अभी बताती हूँ इसका क्या कनेक्शन है उससे। यहाँ पर राज्य की परिभाषा क्या दी हुई है कि राज्य जो जैसे हम कह देते हैं ना भारतीय राज्य या फिर राज्य एक तरह से सिर्फ स्टेट का को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। राज्य एक तरह से संस्था हो गई, हमारी जो गवर्नमेंट संस्था है उसको हम एक तरह से राज्य कहकर संबोधित करते हैं। तो राज्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं एक तो भारत की सरकार जो है राज्य के अंतर्गत आती है, संसद भी राज्य में शामिल है, या फिर राज्यों की जो सरकार होती है जो विधानमंडल होती है ये भी राज्य के अंदर आती है, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हम कहते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है, या तो फिर अन्य प्राधिकारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं सारी वही सभी क्या आती हैं, राज्य के अंदर आती हैं। तो एक तरह से जो राज्य की परिभाषा है
वो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या दिया है कि राज्य जो है मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने, इसीलिए ये आर्टिकल जो है उससे कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ हम बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बाल अधिकार भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून, अब देखो वो कानून या तो ब्रिटिश के टाइम का हो, क्योंकि पहले के कुछ कानून अभी भी चलते आ रहे हैं, या तो फिर वो ब्रिटिशर्स के बाद का हो, जब संविधान हमारा बना था संविधान के बाद के कानून हो, तो दोनों में से कोई भी कानून हो। तो यदि वो कानून, चाहे वो पहले बने हुए कानून हो, चाहे वो अभी बाद में बने हुए कानून हो, मौलिक अधिकारों से पहले वाले कानून भी, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मौलिक अधिकारों को खत्म करते हैं नागरिकों के, तो वो कानून अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से ऊपर कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों का अगर कोई कानून हनन करता है, वो चाहे पहले बना हुआ कानून ही क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके ऐसे कानून को क्या माना जाएगा, अमान्य, इनवैलिड हो जाएगा वो कानून अपने आप ही जो मौलिक अधिकारों को हनन करेगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है। आर्टिकल 19 और 21 यहाँ पर दिए हैं। देखो 19 में क्या कहा गया है, यह है एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति शामिल है, यानी कि आप अपने अधिकार, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहते तो आप चुप रह सकते हैं, या फिर आप अपने विचारों को रख सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी सही शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है, उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी को जाति के आधार पर कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ें हैं जो कि सरकार ने बैन की हुई है, मतलब एक तरह से संविधान में वो बैन की हुई हैं कि वो चीज़ें आप नहीं बोल सकते। वाक और स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे, पर आपके विचार आपको व्यक्त करने का अधिकार है इसमें। तो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जैसे कि लाइफ का जो हमारा अधिकार है वो कोई नहीं छीन सकता। साफ, उसमें भी साफ हवा हमें मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। मान लो कोई फैक्ट्री हमारे आसपास है, वो धुआं फेंक रही है, या तो फिर वो पानी को प्रदूषित कर रही है, रसायन फैला रही है उसमें, तो वो भी एक तरह से उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन जीने के अधिकार को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, क्योंकि हमें बीमारियां होंगी। हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो भी एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर 21 में ये चीज़ें दी हुई है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर है इसी में ही आर्टिकल 21A ये क्लाउज जोड़ा गया है। तो यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो कि बच्चों के लिए ही है। तो बच्चों से रिलेटेड ही ये आर्टिकल्स हैं, और कुछ आर्टिकल्स बड़ों से रिलेटेड भी हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। कभी कभी संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया जाता कौन सा अमेंडमेंट था ये, तो ध्यान रखेंगे ये था 86वां। आर्टिकल 23 और 24 भी यहाँ पर हैं। आर्टिकल 23 और 24 बात करते हैं किसके बारे में। 23 में अगर हम बात करें तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, यानी आपने किसी से काम करवा लिया और उसको पैसे नहीं दिए। इसके अलावा अगर आप इंसान की ट्रैफिकिंग करते हैं, लोगों को बेचते हैं, आप जैसे बच्चों को किडनैप करके बेचते हैं, या फिर लड़कियों को बेच देते हैं, या फिर वैश्यावृत्ति जो है वो सभी इसी में आती है आर्टिकल 23 में। तो ये भी एक तरह से निषेध है, ये आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 24 जो है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम पे नहीं लगा सकते फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि जोखिम रहता है, उनकी जान को खतरा होता है और हानिकारक काम भी उसमें हो सकते हैं। तो इसलिए 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम कारखानों में नहीं लगा सकते काम पर। और इसके बाद आता है जो आर्टिकल 28 दिया हुआ है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, धार्मिक समता से रिलेटेड। तो यहाँ पर राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी राज्य जिनको फंडिंग करता है, राज्य से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं स्कूल्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, तो उनमें क्या है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो राज्य से जुड़े हुए हैं। अब राज्य ही अगर, क्योंकि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो हमारी हम कहेंगे हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो हम किसी धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसी वजह से ये इसमें कहा गया है कि राज्य के जो शिक्षण निकाय हैं उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को राज्य इक्वल मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करती है।
तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। राज्य में देखो सत्ता में कोई भी हो, कोई भी पार्टी रूल कर रही हो, वो नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार एज इट इज़ बने रहेंगे चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती रहे। तो गवर्नमेंट अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इन अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा क्या कौन करता है, मौलिक अधिकार जो है वो रक्षा करती हैं नागरिकों की। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो मनमानी नहीं कर सकती, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है यदि यह मानता है कि ये संविधान की संरचना का उल्लंघन करते हैं, ये कहा जाता है। तो देखो न्यायपालिका को अगर लगता है कि जो संविधान की संरचना है, संरचना से मतलब वही जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होगा और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये पालन नहीं कर रहा है ये कानून, तो उसको न्यायपालिका रद्द कर सकती है और ये शक्ति न्यायपालिका के पास है। इस शक्ति को एक नाम दिया गया है और वो है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है, जो न्यायपालिका के पास ये कानून रद्द करने की शक्ति है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर देखें तो वही है कि न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है यदि यह मानता है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। मूल ढांचा जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था और उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए थे तो वही होता है मूल ढांचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड है पहला ऑप्शन कि सरकार विशेष स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस अधिनियम से रिलेटेड और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कम अधिकार मिलेंगे। तो ये एक्ट जो है जिसमें ये सब चीज़ें कही गई हैं ये है 2016 वाला एक्ट। तो इसमें सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएं, इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सरकार को इनको मुफ्त जो है शिक्षा प्रदान करनी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करना है। जो हमारे मेन स्कूल होते हैं उनमें भी ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें एडमिशन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में ही ये पढ़ेंगे। इसके अलावा भवनों, स्कूलों आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनकी पहुंच होनी चाहिए। यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि जो ये लोग हैं ये खुद से ही जा सकें। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो इस तरह से नहीं ये तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ पर इनको रैंप देना चाहिए जिससे जो हम इनकी ये व्हील चेयर होती है इससे ये खुद ही चल करके जा सकें। अब देखो ये लोग जो इसको उठा करके लेकर आ रहे हैं इससे खुद में ये फील करेंगे कि हम दूसरों की तरह नहीं चल सकते और दूसरों की तरह हम नहीं हैं। तो इससे क्या होगा, इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो उसके लिए इन्हें रैंप प्रदान किए जाने चाहिए। रैंप होता है एक तरह से वो एरिया, मतलब इस तरह का कुछ फ्लैट सा एरिया होता है, सीढ़ियों के साथ साथ बना हुआ होता है जिसके थ्रू ये अपनी व्हील चेयर से ही ऊपर जा सकते हैं। किसी भी जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये पहुँच सकते हैं। तो ये जो सुविधा है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का सटीक वर्णन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, एक कीटनाशक उत्पादन संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव। तो यहाँ पर क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप जानते ही होंगे, 1984 में हुई थी। एक कीटनाशक उत्पादन वाली कंपनी थी जहाँ पर ये जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी, लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, बहुत से लोगों की जान गई थी। तो ये जो है यहाँ पर ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष स्तर पर इतिहास के किस भाग का अध्ययन किया जाना है यह इस पर निर्भर करता है। तो किसी भी स्तर पर, जैसे कि हम सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाना चाह रहे हैं या फिर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से इतिहास के किस भाग का हम अध्ययन करने वाले हैं, ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा। इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इतिहास के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर।
मतलब इतिहास जो पढ़ाने का हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम बच्चों के अंदर कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हैं। मान लो हम हिस्ट्री में आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, मतलब कि पहले जो इमारतें बनती थी वो किस तरह से बनती थी, जैसे कि मुगलों के टाइम पीरियड पर जो इमारतें बनी वो किस तरह से बनी, और आज का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है, किस तरह से इमारतें बनती हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और पहले की कुछ चीज़ें हमने अडोप्ट की हैं या नहीं, या फिर सब कुछ हमने नया अपना क्रिएट किया है। तो अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात वही है कि इतिहास के किस भाग का अध्ययन किया जाना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है समझाने का, मतलब हम उनको किस तरह के स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर। तो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज एट सेकेंडरी स्टेज इज टू। तो उद्देश्य क्या है हमारा, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी एंड डी। देखो सामाजिक विज्ञान आप क्यों पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में जानें, आप अपने जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनके बारे में जानें, नागरिक होने के अपने कर्तव्य को जानें आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटी हम इसमें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम हमारा जो भौगोलिक एरिया है उसके बारे में हम जान पाते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, किस तरह के वन पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि हिस्ट्री है कि हमारे जो पूर्वज थे किस तरह से रहते थे और किस तरह से मानव पहले रहता था, तो हिस्ट्री में क्या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर बी और डी की बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि राष्ट्र के सामने आने वाली जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बारे में समझ विकसित करना, जैसे कि इकोनॉमिक जो चैलेंजेस होते हैं कि किस तरह से जो वित्तीय जो समस्याएं आती हैं वो किस तरह से आती है, और दूसरा फिर जो सोशल जो चैलेंजेस होते हैं, जो समाज में चैलेंजेस होते हैं कि जैसे कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी होगी उनके बारे में हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो बी यहाँ पर सही है और डी भी सही है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की संस्थाओं पर जोर देते हुए पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करना। तो आप जानते हैं जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं उसमें पूरा मतलब ज़्यादातर पर्यावरण के बारे में ही आप पढ़ते हैं, तो आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपका आसपास का जो पर्यावरण है उसके बारे में भी आप जानते हैं इसके बारे में। और सिर्फ नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में नहीं, बल्कि सोशल एनवायरनमेंट के बारे में भी। सोशल वो होता है जिसमें लोग होते हैं और लोगों से मिलकर जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इन दोनों की समझ हम विकसित करते हैं एक तरह से इसके थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू। तो बी और डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को मानचित्रण कौशल में आरंभ करते समय आप निम्न द्वारा शुरू करेंगे। तो किस तरह से आप शुरू करेंगे, आप मैपिंग स्किल से डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4, छात्रों को दिशा, पैमाने और प्रतीक के साथ जोड़ना। देखो जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे मैप के, जो हमने क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ी थी, क्लास 6 में 4th चैप्टर आपको मिल जाएगा मानचित्र। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर देखो जो मानचित्र है इसमें 3 चीज़ ही मेन होती हैं, डायरेक्शन, स्केल, स्केल को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है वही हम स्केल पर मापते हैं, और इसके अलावा सिंबल। तो 3 चीज़ें हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैपिंग के। और अगर हम इसके मैपिंग की स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों से छात्रों को जोड़ेंगे जिससे कि इनका कंसेप्ट उनका क्लियर हो और स्किल्स डेवलप हो सके मैपिंग की, और मैपिंग को ईजिली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षिका एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती है जो अपने घर में पानी बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। यहाँ शिक्षक किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? इसका सही आंसर होगा 1, कथा दृष्टिकोण, नैरेटिव अप्रोच। देखो जब हम कोई कहानी सुनाते हैं, किसी स्टोरी के थ्रू कोई चीज़ को समझाते हैं, वो एक तरह से क्या होती है, नैरेटिव अप्रोच होती है। तो कथा से भी आप समझ सकते हैं, कथा मतलब कहानी ही होता है एक तरह से, कहानी का ही सिनोनिम है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक तरह से क्योंकि वो कहानी सुना रही है तो यहाँ पर नैरेटिव अप्रोच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रवैया और मूल्य बताता है कि छात्रों ने विविधता की अवधारणा को समझ लिया है? तो विविधता की धारणा को समझने से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
विभिन्न धर्मों, समुदायों, व्यवसायों और भाषाओं के लोगों के लिए प्रशंसा और सम्मान की मनोवृत्ति प्रदर्शित करना। देखो, अगर स्टूडेंट्स सभी धर्मों को समान मानने लगे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल मानने लगे हैं, या फिर कोई भी व्यवसाय कोई करता है, जैसे कि व्यवसाय आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग उसमें काम में लगे हैं, कोई सफाई के काम में लगा है, कोई सर्विस के काम में लगा है, कोई मैनेजिंग के काम में लगा है, और कोई मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी होते हैं, ऊंची पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे होते हैं, और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब के लिए जब हम एक तरह से सम्मान दर्शाते हैं और सभी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को अप्रिशिएट करते हैं, तो उस लेवल पर हम समझ सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट इन सब चीज़ को समझ लेता है, उसमें हमने क्या कर दिया है, विविधता का जो कंसेप्ट है उस बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया है, समझ लिया है। या फिर तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में वृत्त चित्रों का प्रयोग उपयोगी है। वृत्त चित्र इंग्लिश में कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, और डॉक्यूमेंट्रीज एक तरह से होती है जो कि एक तरह से हमें रियल दिखाती है, रियल चीज़ें दिखाती हैं। जैसे मान लो आप किसी गांव में जा करके किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको शूट कर लें, मतलब उसकी वीडियो अगर बना लेते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा मोबाइल पर लोग एज इट इज़ वीडियो डाल देते हैं किसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उससे एक तरह से ये होती है, इसमें रियलिटी दिखाई जाती है डॉक्यूमेंट्री में। तो डॉक्यूमेंट्री में अगर हम डॉक्यूमेंट्री का यूज़ करते हैं तो ये किस तरह से उपयोगी होगी सोशल साइंस की टीचिंग में, इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। यह किसी घटना का प्रत्यक्ष विवरण देता है। इट गिव्स फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ एन इवेंट। मान लो आप कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर अगर आप अपनी आंखों से वो घटना को देख रहे हैं और एक तरह से वो उसका क्या कर दिया जाए, फिल्मांकन कर दिया जाए, मतलब फिल्म बनाई जाए उसकी या फिर वीडियो बनाई जाए, तो एक तरह से वो डॉक्यूमेंट्री कहलाती है, जो उसका रियल जो एक्सपीरियंस होता है। और इसी तरह से किसी प्रॉब्लम पर भी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, किसी की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, तो किसी घटना का प्रत्यक्ष विवरण देती है, मतलब फर्स्ट हैंड जानकारी ये देती हैं, सामने से विवरण देती हैं, कुछ मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता, कुछ बदला नहीं जाता। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए अवसरों के साथ साथ आवश्यक संसाधन प्रदान करके एक शिक्षक निम्नलिखित दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक तरह से कहलाती है जब हम बच्चों को प्रयोग करने के अवसर दें, अन्वेषण यानी खोज के अवसर दें, या फिर एनालिसिस करने के अवसर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो अप्लाई होती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सामाजिक जो रचनावाद है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये सीखने की सहयोगी प्रकृति पर केंद्रित है। एक तरह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर के बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक तरह से निर्माण करते हैं। उसका कंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्माण करना, अपनी एक नॉलेज का निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण करना। तो ज्ञान का विकास इस बात से होता है कि लोग एक दूसरे के साथ, उनकी संस्कृति, समाज के साथ कैसे बातचीत करते हैं। छात्र अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में मदद करने के लिए दूसरों पर भरोसा करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, और दूसरों से सीखने से उन्हें अपने ज्ञान और वास्तविकता का निर्माण करने में मदद मिलती है। यानी कि वो दूसरों के साथ मिलकर के सीखते हैं और उससे क्या होता है, उनकी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। इसलिए इसको कहा जाता है क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, क्योंकि नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में रह करके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट आपको पहचाननी है कौन सी यहाँ पर सही रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी आर करेक्ट, बी एक्सप्लेन्स ए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो है बी एक्सप्लेनेशन दी हुई है फर्स्ट की, ए की, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में काल्पनिक और गैर काल्पनिक दोनों तरह के कई आख्यानों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा जो पॉलिटी की आपकी बुक्स हैं उसमें अगर आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ स्टोरीज के थ्रू हमें जो सिचुएशन है वो समझाई जाती है। जैसे हमने क्रिमिनल जस्टिस में भी देखा था, एक चैप्टर था, पॉलिटी में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। तो क्रिमिनल जस्टिस में अगर हमने देखा था कि वहाँ पर एक जो नॉन फिक्शनल जो केस था, यानी कि वो काल्पनिक था, सॉरी फिक्शनल था, तो काल्पनिक था वो, तो उसके थ्रू क्या किया गया था, सिचुएशन को समझाया गया था। काल्पनिक था मतलब को रियल में ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन काल्पनिक घटना के थ्रू, यानी कि खुद से बना करके जो घटना है
उसके थ्रू हमें समझाई गई थी स्टोरी। क्यों समझाई गई थी? क्योंकि उससे हम इजीली समझ पाते हैं। तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी की बुक्स में ज़्यादातर आपको पॉलिटी में इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। उसमें कुछ आपको रियल स्टोरीज मिलेंगी, जैसे कि हमने देखा था दलितों की स्टोरीज देखी थी हमने। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनकी स्टोरी रियल थी, जो अम्बेडकर थे उनकी स्टोरी रियल थी, जो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा था तो उनकी स्टोरी रियल थी। लेकिन जो हमने क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा था उसमें कुछ स्टोरीज जो थी वो फिक्शनल थी, यानी काल्पनिक थी, खुद से बनाई गई थी। तो मतलब दोनों तरह के उसमें क्या है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आख्यानों मतलब एग्जाम्पल्स एक तरह से हम कहेंगे। तो काल्पनिक और गैर काल्पनिक, यानी जो रियल है और जो काल्पनिक है, दोनों एग्जाम्पल का यूज़ किया जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कथाएं जो हैं शिक्षार्थियों को विचारों और संस्थानों को समझने और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, क्योंकि हमने नैरेटिव्स के थ्रू, कथाओं के थ्रू जो है वो सिचुएशन को समझाया, तो इस सिचुएशन जो हमने कथाओं के थ्रू समझाया तो उससे शिक्षार्थी क्या है, अपने विचारों को कंस्ट्रक्ट करने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। अंडरस्टैंडिंग वो उनकी अच्छी डेवलप हो पाती है अगर हम किसी स्टोरी के थ्रू किसी चीज़ को समझाते हैं। तो वो काल्पनिक हम ले सकते हैं या फिर हम रियल स्टोरीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में आमतौर पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन करें जो आलोचनात्मक सोच विकसित करने की अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। देखो, आप अगर रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा क्रिटिकल थिंकिंग पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर क्लास में, और 10 क्वेश्चन जो मैं लेती हूँ उसमें मतलब लगभग ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप सोच लें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और बाकी मैंने भी आपको ये इतने अच्छे से समझा दिया है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि जब हम डीप थिंकिंग करते हैं, जब हम अपने विचारों को एक तरह से डेवलप करते हैं, तो एक तरह से वही हमारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जब हम किसी को चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन होगा 4, प्रवासियों के जीवन के बारे में कई बॉम्बे फिल्में क्यों थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमसे पूछा गया है क्यों, प्रवासियों के जीवन के बारे में कई बॉम्बे फिल्में क्यों थी। तो ये हमसे एक तरह से रीज़न इसका पूछा है, तो हमसे रीज़न पूछा है तो हम इसके बारे में खुद से सोचेंगे, खुद से अपने विचार डेवलप करेंगे, खुद ही बताएंगे अपने विचारों को। अब चाहे वो जो भी हों, दूसरों से मेल खाते हों या नहीं खाते हों, तो जो हमारे विचार हैं एक तरह से वो डेवलप होंगे इसमें। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये तो लिमिटेड आंसर है इसका कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का नाम क्या है। तो नाम रटी रटाई चीज़ है, आप याद करेंगे बता देंगे। और बॉम्बे फिल्म उद्योग ने अपनी पहली उपस्थिति कब शुरू करी, ये भी रटा रटाई आंसर हो सकता है। और ये जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये भी आप बुक से पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन करना है और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। तो मतलब जो चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगा जिसका आंसर करना जो है ईजी है, किताब के आधार पर आप आंसर कर सकते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आएगा, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग में आपके खुद के विचार आएंगे जो आप खुद से डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर आपके खुद के विचार डेवलप होंगे, क्योंकि आपसे आपकी राय इसमें पूछी गई है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए जिसमें आपकी राय पूछी जाए, आपके विचार डेवलप करने का आपको मौका मिले, तो वो क्वेश्चन जो है वो डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसी वजह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्या मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपाय महिलाओं की सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो कानून में जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं महिलाओं को, तो क्या उनसे हमारी जो सोशल इक्वालिटी है क्या वो इंश्योर की जा सकती है। क्या वाकई में सोशल इक्वालिटी है महिलाओं के लिए जो कानून सुरक्षा उपाय किए गए हैं। मान लो जैसे घरेलू हिंसा के लिए कानून बना है, वो एक तरह से इक्वालिटी को ही दर्शाता है कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार ना हो। और इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्ट बने हुए हैं जो कि सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एक तरह से इसके बारे में ही हमसे आंसर पूछा है कि उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है। तो क्या अपेक्षा करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही कि समानता प्राप्त करने में कानूनी सुरक्षा उपायों की पहुंच और सीमाओं की जांच करें। यानी कि जो कानूनी सुरक्षा उपाय किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो उनकी पहुंच कहाँ तक है, मतलब क्या वो हर महिलाओं को मिल रहे हैं, हर महिलाओं को उनकी सुविधा मिल रही है, या फिर उनकी सीमाएं लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब किस हद तक वो काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरी सुरक्षा इंश्योर करेंगे,
या फिर वो मतलब जो घर में जो टॉर्चर हो रहा होगा या फिर जो मेंटली टॉर्चर मिलेगा महिलाओं को, उससे भी सुरक्षा करेंगे। मतलब उनकी पहुंच कहाँ तक है, उनकी जो रीच है या फिर लिमिटेशंस है वो कितनी है। ये एक तरह से इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हमसे पूछता है एक तरह से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि आपको सामाजिक विज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए आगमनात्मक उपागम का अनुसरण करना है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न उदाहरणों के बीच समानताएं खोजना और सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचना। देखो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें तो आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़ा होगा, और वही है ये इंडक्टिव अप्रोच या फिर हम कहें डिडक्टिव अप्रोच। तो 2 तरह की अप्रोच होती हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे कि हम बात करें इंडक्टिव अप्रोच की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं और उसके थ्रू फिर हम जनरलाइजेशन करते हैं। उदाहरणों के बीच समानताएं ढूंढ करके फिर हम सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी को अगर नाउन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो नाउन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, एग्जाम्पल देख करके, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि हम कहें कि रमेश या फिर सीता, गीता या फिर टेबल, तो ये हमने क्या लिए, ये नाम लिए अलग अलग। तो अब हमने ये अलग अलग नाम लिए, अब हम इसके बारे में क्या बताएंगे कि ये जो नाम होते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहे वस्तु हो चाहे कोई वो पर्सन हो, नाम जो होते हैं वो क्या है, ये संज्ञा है। तो हमने क्या किया, पहले हमने उदाहरणों के थ्रू समझाया, यानी स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ बढ़े। उदाहरणों के द्वारा फिर हम एक तरह से डेफिनेशन की ओर गए, या फिर हमने जनरलाइजेशन कर दिया कि जो नाम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। वहीं अगर आप डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नियम बताएंगे या फिर हम डेफिनेशन पहले बताएंगे और फिर उसके उदाहरण देंगे। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं और एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं और फिर उन स्पेसिफिक चीज़ों से क्या करते हैं, हम एक जनरलाइजेशन करते हैं कि सभी ये चीज़ें ये रही होंगी। यानी कि जो नाम है उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जो किसी भी पर्सन का या फिर किसी जीव का या फिर किसी वस्तु का नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच में अंतर आपको आना चाहिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिखेंगी, दोनों में से आपको सही और गलत पहचानना है। सही और गलत की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। तो ए जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को लंबे समय से विचारधाराओं या मूल्य प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में देखा जाता रहा है। तो ये एक तरह से क्या करता है, वैल्यू जो है एक तरह से डेवलप करता है किसी पर्सन के अंदर। तो वैल्यूज़ डेवलप करने के एक तरह से साधन के रूप में इसको देखा जाता रहा है। तो बात बिल्कुल सही है। और बी में दिया है कि यह फोकस सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जो पैडागोजी है, एक तरह से पैडागोजी होती है किसी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाते हैं, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो बी है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्रोत विश्लेषण। तो यहाँ पर देखो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर सोर्सेज की बात होती है। अब देखो सोर्स एनालिसिस क्या होता है कि ये जो सोर्स है इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जो सोर्स है वो अपने प्रेजेंट जो उसका रूप है उसमें वो क्यों मौजूद है। जैसे हम पांडुलिपियों की बात करें तो पांडुलिपियों के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कि पांडुलिपि जो है अभी तक कैसे मौजूद है, क्या कारण रहा उसका, और जो नष्ट हो गई है वो क्यों नष्ट हो गई है। तो एक तरह से वो क्या है, एक तरह से हम क्या करते हैं, सोर्स एनालिसिस करते हैं, तो स्रोत का विश्लेषण करते हैं इस तरह से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आमतौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हैं। मतलब जो हम सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, उसका हमारा पर्पस क्या होता है सेकेंडरी सोर्स यूज़ करने का। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर सही होगा। विषय पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना,
बी हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जिसे आप सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो कुछ जानकारी ऐसी है, जैसे कि मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, जैसे कि कुछ मुगल पीरियड की घटनाएं रही होंगी, जो कुछ लोगों ने जो वहाँ पर अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, उन्होंने ही वो अपनी आंखों से देखी होगी। तो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने किताब जो लिखी उसके थ्रू हम उसको जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स हो गया। उस टाइम पर किसी ने बुक लिखी होगी तो वो क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स। लेकिन जब वो हमें मिली है तो हमारे लिए क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स हो गई है, जब वो जानकारी किसी और को मिली। तो अब क्योंकि जो जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर सकते, उसके लिए हम सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमें खुद से नहीं मिलती है। अब तो सेकेंडरी सोर्सेज का हम जब यूज़ करते हैं, जब कोई जानकारी हम डायरेक्टली नहीं पा सकते, कोई घटना वो जो हमसे पहले रही हुई होंगी, हिस्ट्री में कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी जिनको हमने खुद से नहीं देखा, तो वो क्या है, हम किसी सोर्स से उसका पता लगाते हैं, किसी सोर्स से हमें उसकी जानकारी मिलती है, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से डैश को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। मतलब किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, स्कूल में सीखने को सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ना। कनेक्ट लर्निंग एट स्कूल विद सोशल रियलिटीज़। देखो जो हम स्कूल में लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम रियल लाइफ से भी जोड़ें, सोशल रियलिटीज़ से भी जोड़ें। ऐसा ना करें कि किताब से ही रट्टा लगवाएं। जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे, रियलिटीज़ को नहीं देखेंगे, तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो प्रोजेक्ट वर्क इसीलिए दिया जाता है कि प्रोजेक्ट पर जब वो काम करें तो वो एक तरह से जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे जुड़ पाएँ। जो लर्निंग है स्कूल की, वो उनकी सोशल रियलिटीज़ से जुड़ पाए, ऐसा ना हो सिर्फ उनको किताबी ज्ञान ही मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इसके बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें पैडागोजी में। अगर ये सीरीज़ आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। तो असेसमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। असेसमेंट या फिर एवेलुएशन वाला जो टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा 1, A एंड B। देखो मैंने आपको क्लियरली ये बताया था, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हमारे लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है ये। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर्मेटिव और सबमेटिव में आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, तो सबमेटिव में सम आ रहा है, और सम हम कब करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो सम मतलब सबमेटिव, और सबमेटिव होगा बिल्कुल लास्ट में, यानी कि लर्निंग के लास्ट में होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा वो जो सबमेटिव असेसमेंट होगा। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा ये लर्निंग के बीच में रहता है, ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड होता है ये। क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग की, और रिमेडियल के लिए मतलब रेमेडी के लिए मतलब उपचार के लिए। एक तो होता है ये डायग्नोस यानी कि पता लगाना कि प्रॉब्लम क्या है लर्निंग में, और फिर उसका समाधान निकालना यानी उपचार करना। तो एक तो ये हो जाएगा A, और B क्या है कि फीडबैक के बाद काम में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। देखो फीडबैक क्या होता है, जो पता चल जाता है कि हमारी कहाँ पर गलती है कहाँ पर नहीं है लर्निंग में, और उसके बाद क्या होता है फिर सुधार का क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। तो मतलब ये ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको आप एक तरह से यूटी टेस्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे यूटी टेस्ट होते हैं ना स्कूल्स में, यूटी टेस्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वीकली या फिर मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट भी हाफ ईयरली में एग्जाम्स होते हैं, वो भी हमारे इसी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो सबमेटिव असेसमेंट होता है वो एनुअली होंगे, जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट। ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रिया के संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के सही क्रम को दर्शाती है। अब देखो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप सीक्वेंस से क्लासेस देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको ये दोनों टैक्सोनॉमी बता दी थी जो 1956 में आई थी, और जो इसकी आई थी रिवाइज भी मैंने आपको बताई थी। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आई थी 2001 में आई थी, और उसका जो सीक्वेंस था वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। सबसे पहले आता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट। यहाँ पर देखो इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो जो इसकी पहली जो टैक्सोनॉमी थी ये थी 1956 में,
और 1956 में जो थी ये एक तरह से नाउन के फॉर्म में थी, ये नाउन के फॉर्म में थी। फिर इसके बाद ये आई वर्ब की फॉर्म में जब ये रिवाइज हुई 2001 में। लेकिन इसका मतलब कुछ मिलता जुलता ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें क्या कर दिया है, ये नाउन की फॉर्म में है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में है। और जो ये आपका जो सीक्वेंस था ये शफल कर दिया है, यानी कि जो इवैल्यूएशन था वो पहले बिल्कुल लास्ट में दिया था और इसमें दे दिया है सेकंड लास्ट दे दिया है। और ये सिंथेसिस चला गया हमारा इसके बाद, और सिंथेसिस को एक तरह से दूसरा नाम दे दिया क्या, क्रिएट करना यानी कि कोई चीज़ बनाना। जैसे कि आप अपनी कोई किताब लिखें, वो क्या किया आपने क्रिएशन किया, तो क्रिएट किया कुछ। तो ये रिवाइज जो हुई 2001 में हुई। इसमें देखो ज़्यादा कुछ इतना कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस बेसिक चीज़ इसमें जान लो आप। कॉग्निटिव डोमेन्स में ये होते हैं 6 लेवल्स और 1956 के हिसाब से इस तरह से है नाउन के फॉर्म में, और 2001 के हिसाब से जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आई थी उसके हिसाब से इस तरह से आप चलेंगे। ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप ऑप्शन में मैच भी कर सकते हैं, 2001 से बिल्कुल मैच कर रहे हैं सभी ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन घटनाओं पर छात्रों की जागरूकता और दृष्टिकोण जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट suited for knowing the awareness and perspectives of students on contemporary events? देखो समकालीन घटनाएं यानी कि जो हमारी साथ साथ जो घटनाएं चल रही हैं, एक तरह से हम इसको करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो इसको एक तरह से इस पर जागरूकता के लिए जो टेक्निक सूट करेगी वो करेगी डिबेट। देखो डिबेट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि इसको कितनी नॉलेज है इसकी, जो हमारी करंट अफेयर्स हैं, समकालीन घटनाएं हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षकों को उनके पाठों के बारे में निम्नलिखित जानने का अवसर प्रदान करता है। इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू नो द फॉलोइंग अबाउट देयर लेसन्स। यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कुछ करेक्शन है। अब ये इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो कुछ हमें उस तरह के दिए हैं जैसे हम स्टूडेंट्स के बारे में अगर पूछें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो ऑप्शन से ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लेसन्स के बदले स्टूडेंट्स आना चाहिए, छात्र आना चाहिए। तो कि वे क्या सीखते हैं और उनके हित क्या हैं और उन्होंने क्या नहीं सीखा, ये सभी चीज़ों के अवसर प्रदान करता है क्या, इवैल्यूएशन। क्योंकि हम इवैल्यूएशन करते हैं किसका, स्टूडेंट्स का ही तो करते हैं। और स्टूडेंट्स का कि उन्होंने कितना सीखा है, मतलब क्या सीखते हैं वो, उनके हित क्या हैं, या फिर उन्होंने क्या नहीं सीखा है। इस तरह से इवैल्यूएशन हम करते हैं जब उनको उनकी लर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा और यहाँ पर मेरे हिसाब से करेक्शन भी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने एक आकलन रणनीति की योजना बनाई है जो उसे सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी। शिक्षक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कर रहा है? A teacher has planned an assessment strategy that will help her to identify the problem areas of students in the learning process. The teacher is using which of the following methods of evaluation? तो evaluation का कौन सा मेथड टीचर जो है वो यूज़ कर रहा है? अगर वो क्या कर रहा है कि समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में वो असेसमेंट मदद करेगा, यानी कि क्या, डायग्नोज करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी ओनली। तो देखो अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। सम्मेटिव असेसमेंट का मैंने क्या बोला था कि लास्ट में होता है, ये डायग्नोज के लिए नहीं होता है। डायग्नोज का मतलब जान लो पहले आप। डायग्नोज का मतलब जैसे हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं ना, आपने देखा भी होगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग तरह के, तो उससे क्या करते हैं, बीमारी को डायग्नोज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये डायग्नोज वर्ड का यूज़ हुआ है। डायग्नोस मतलब बीमारी का पता लगाना। अब वो बीमारी लर्निंग वाली भी हो सकती है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो डायग्नोस करना क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो फर्स्ट भी है इसमें और थर्ड भी है। थर्ड मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से लर्निंग पीरियड के दौरान होता है और इससे हमें पता भी चलता है कि प्रॉब्लम क्या है लर्निंग में, और प्रॉब्लम क्या है उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं, यानी कि उसकी रेमेडी निकालते हैं, उपचार करते हैं उसका, ये क्या प्रॉब्लम है और कैसे दूर की जा सकती है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर होगा। प्लेसमेंट मैंने बताया था कि जैसे कि किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और
तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।